कल हमने ओम के नियम को बता दिया था और यही वो ओम का नियम है जिसे एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। कक्षा 10 के एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक मुझे याद है। क्या है एक्सप्लेनेशन? क्वेश्चन था कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो वो लिखा कैसे था कि ओम बहुत ही अच्छा नियम है। इसमें हाथ, अंगूठा और तर्जनी आपस में मिलाकर तीनों उंगलियां फैला दी जाती हैं। मतलब जो यही सब व्याख्या था, उसमें तीनों उंगलियां फैला दी जाती हैं और यह सुबह किया जाता है। इसे सुबह करना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हमारा ये कहना है कि सुबह शाम दोनों करना चाहिए। अब बताइए, ओम होते तो बेहोश हो गए होते देख के कि हमारा इतना साल जो एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने थ्योरी दी और उसका हाल एकदम बेहाल हो गया है कि स्टूडेंट को 10 में जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है ओम का नियम क्या होता है। तो हमने ओम का नियम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम के अनुसार जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है। भाई, प्रतिरोध की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। कंडक्टर कोई लंबी है तो तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे डिपेंड करता है। अब तार के अनुप्रस्थ काट से जो आवेश गुजर रहा था वो बहुत ज्यादा गुजर रहा था, लेकिन यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ही घटा देंगे, इसका मतलब लंबाई बढ़ा देंगे, तो करंट के मार्ग में जो एटम्स वगैरह थे पहले, वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा हो जाएंगे रास्ते में। यानी कि जो इस प्रकार हम बढ़िया समझा है, इस प्रकार जो एटम्स वगैरह थे, हम इसको खींच के क्या करते हैं, लंबा करते हैं, तो वो एटम्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आवेश यहां से गुजरेगा बहुत ही अधिक परमाणुओं का टक्कर होगा उससे और उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, यानी पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जब तार की लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है और तार के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। देखिए, लंबाई बढ़ाने का मतलब क्षेत्रफल को हम कम कर दिए। यदि उतना ही मीटर तार है तो लंबाई बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि हमने क्षेत्रफल को कम कर दिया। उतना ही लंबा तार है तो क्षेत्रफल ज्यादा करने पर तार पर असर पड़ेगा, लेकिन तार का क्षेत्रफल और तार की लंबाई दोनों बदली जाए। कहने का मतलब ये है कि तार का क्षेत्रफल इस प्रकार बदला जाए कि जितना हम तार लिए हमारे पास उतना ही तार रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, हम इसको बढ़ा दिए, लंबाई को और बढ़ा दिए, यानी इसी मार्कर की लंबाई को बढ़ाए ना। ये नहीं कि कोई और मार्कर ले लिए इसमें जोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हमने इस मार्कर की लंबाई को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो घट जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने का मतलब ये हुआ लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, और लंबाई घटने का मतलब ये हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू M, तार की लंबाई पर R इज प्रोपोर्शनल टू M, यानी जो हमारा प्रतिरोध है तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कैसे? क्षेत्रफल घटाने का मतलब लंबाई बढ़ाने का, तो लंबाई बढ़ाने का मतलब प्रतिरोध बढ़ा, तो क्षेत्रफल हम कम करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, और जब लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम एक वर्ड में कहें कि क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर लंबाई क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है,
यानी जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है, 1/a पर, यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं R इज अनुक्रमानुपाती L/a, यानी R का मान L/a के बराबर नहीं है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कोई ऐसा कारक है जो R को L/a के बराबर होने से रोक रहा है, यानी R को L/a से बराबर होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। और वो क्या है, R = रो L/a, जहां रो एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जहां जहां रो एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रो। ठीक है, यदि हम ये देखना चाहें कि आखिर रो है क्या, तो हम रो को एक साइड करके बाकी सबको दूसरे साइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, हम ये निकालने जा रहे हैं कि रो है क्या। रो L/a होता है R के बराबर, तो इसका मतलब जो रो होगा वो RA/L के बराबर होगा। यदि हम A को ले लें 1 मीटर स्क्वायर और L को ले लें 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं रो बराबर R इंटू 1/1, दैट इज रो = R। कब, जब A = 1 मीटर स्क्वायर और L = 1 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के बराबर होता है कब, जब लंबाई 1 मीटर हो और चतुष्प्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनिए, कोई भी तार कितना लंबा क्यों नहीं है, कोई भी तार कितना लंबा या कितना मोटा क्यों नहीं है, हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए तार की लंबाई 1 मीटर लेंगे और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब मान लीजिए ये तार है, सपोज दैट हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो सपोज कर सकते हैं ये प्लास्टिक है, मार्कर है, ये बड़ा वाला मार्कर है, ठीक है, और दोनों सेम पदार्थ के बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए, सेम प्लास्टिक से बने हुए। अगर हमें इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 1 मीटर की लंबाई पर कितना प्रतिरोध है। सपोज दैट हमने क्या किया, इसका 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कर दिया, यानी इतना तोड़ कर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कर दिया और उसकी लंबाई 1 मीटर रखा। फिर नापा हमने कि इसका प्रतिरोध कितना है, तो वही हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता। समझ आ रही है, कहने का मतलब ये तो RA/L के बराबर होता है, लेकिन ये होता क्या है ये बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर की लंबाई लिए और 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लिए, तो उस लंबाई और उस क्षेत्रफल पर जितना इसका प्रतिरोध होगा उसे ही प्रतिरोधकता बोलेंगे, उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब कोई भी प्लास्टिक 1 ही मीटर का बना हुआ है, कोई भी चीज यदि 1 ही मीटर का बना हुआ है, सपोज दैट आयरन यदि है तो आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन की लंबाई लेंगे 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, जो कि प्रत्येक आयरन के लिए प्रतिरोध का मान सेम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रत्येक पदार्थ का सेम होता है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो विशिष्ट प्रतिरोधकता से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी पदार्थ का नेचर, कि वो किस नेचर का है। किस नेचर का मतलब करंट के थ्रू, करंट की दृष्टि से वो किस नेचर का है, वो कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, कितना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ये कौन बताता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता।
यानी ये बदलने वाला है। यदि आयरन और कॉपर की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग अलग हो सकती है। यदि कोई भी वायर 5 या 6 वायर या उससे अधिक वायर कॉपर की बनी हुई है तो विशिष्ट प्रतिरोधकता सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालने के लिए कॉपर की लंबाई 1 मीटर लेंगे और कॉपर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। किसी भी प्रतिरोध, जैसे एक प्रतिरोध से हमें काम नहीं चलता है। फिलहाल समझिए, किसी वायर में खुद के कारण प्रतिरोध होता है, यानी खुद के एटम्स मॉलिक्यूल्स के कारण उसमें प्रतिरोध होगा, तो उसमें अतिरिक्त प्रतिरोध लगाने की जरूरत तब होगी जब करंट के मार्ग में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करना हो। ठीक है, वैसे तो किसी भी तार में प्रतिरोध खुद ही होता है उसके नेचर के कारण। तो मान लीजिए हमें किसी करंट को रोकना है, यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम करनी है, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है, बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करना है, तो प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। एक प्रतिरोध से काम नहीं चलेगा। मतलब हम ऐसा प्रतिरोध बनाएंगे कि भाई अधिक से अधिक करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करें, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक प्रतिरोध से यदि काम न हो पाए तो हम एक से अधिक प्रतिरोधों का सहारा लेंगे। तो एक से अधिक प्रतिरोधों का सहारा लेंगे। प्रतिरोध को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। मान लीजिए प्रतिरोध है R1, R1 से काम नहीं चल रहा है तो हम इसके मार्ग में यानी कि R2 लगाते हैं, यानी इसी के एंड पॉइंट से हम एक दूसरा प्रतिरोध टच कर दिए, ये हो गया R2, और फिर इसी से हम टच कर दिए तीसरा प्रतिरोध, क्या हो गया यहाँ पे? R3। हमने क्या कर दिया? तीन प्रतिरोध अटैच कर दिया, और जो प्रतिरोधों के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का जो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है क्या बोला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। और यहाँ पे हम इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक, यदि हम एक बड़े पाई छोटे पाई से डिनोट करें तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, इसको बोलते हैं सेल। और एक खौल लगा देंगे, एक खौल लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। समझ में आएगी? तो ध्यान से देखिए, यदि हमें इसमें करंट फ्लो कराना है तो करंट के लिए जरूरी है कि करंट का रास्ता क्लियर होना चाहिए, यानी करंट को आने और करंट के लिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, अन्यथा उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज दैट ये बैटरी है, हमें कोई लाइट जलाना है जो कि बैटरी, इस बैटरी से जल पाए, तो हम एक वायर इससे कनेक्ट कर दिए, किसी बल्ब का एक वायर हमने इससे कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर इससे कनेक्ट ही नहीं किया तो लाइट नहीं जलेगी, यानी सर्किट हमारा पूरा नहीं होगा। तो करंट तो जा तो रहा है लेकिन वापस इसमें आ नहीं रहा है, इस कारण ये लाइट नहीं जलेगी। तो कहने का मतलब करंट कब फ्लो करता है? जब करंट को आने का और जाने का दोनों सुविधा मिले, यानी आने और जाने की दोनों सुविधाएं मिलेंगी तभी करंट फ्लो करेगा, अन्यथा करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे कोई भी बंदर अक्सर तार पर चढ़ता है, या कौवा चिड़िया जो भी तार पर बैठती है उसे करंट नहीं लगता, लेकिन अचानक जब उसका कनेक्शन दूसरे जगह पर होता है जहां से करंट लौट सके पृथ्वी पे, तो अचानक झटका लगता है और वो कौवा गिर जाता है। और यदि कोई ऐसा तार न हो, केवल सिंगल तार हो और उस पर कौवा या कोई भी पंछी, बंदर ही बैठा है, तो उसे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि करंट जा तो रहा है लेकिन वापस आने की सुविधा उसमें नहीं है, यानी सर्किट पूरा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है? प्रतिरोध R1, R2, R3, इसको हम क्या कर दिए? श्रेणी क्रम में लगा दिए। अब हम ये जानना चाहेंगे भाई श्रेणी क्रम में तो लगा दिए, लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यानी ओवरऑल हमारा जो प्रतिरोध है वो कितना है श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं यदि धारा I इसमें प्रवाहित होगी तो चूंकि ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, श्रेणी क्रम में धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में सेम होगा। विद्युत विभव अलग अलग होगा, जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो तीनों प्रतिरोधों का क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V3। समझ में आ रही है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक एकांक आवेश को भेजना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा V1, यहां से यहां तक भेजना तो कितना कार्य करना पड़ेगा V2, बाकी जो बैटरी का पावर है वो इसमें खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए इसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जो V है वो कैसे आएगा, V = V1 + V2 + V3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा V है वो V1 + V2 V3 से आएगा। जो टोटल ओवरऑल V है वो कैसे आएगा, ओवरऑल करंट प्लस ओवरऑल यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस IR = IR1 क्योंकि R1 में धारा सेम ही है प्लस IR2 प्लस IR3। तो कुल मिला के IR हो जाएगा, इसमें से I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो गया, आया कितना R = R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जो हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है वो प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यानी कुल मिला के यदि हम 2 ओम 3 ओम 4 ओम का प्रतिरोध लगाए हैं तो श्रेणी क्रम में कुल कितना इफेक्ट है प्रतिरोध का, 2 + 4 + 3 4 तो 6 9 ओम का प्रतिरोध इसमें लग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको लिख लीजिए, इसमें शॉर्ट कर लीजिएगा, हम इसको यूज कर देते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, सपोज दैट कि ये जो है प्रतिरोध हमने लगाया 2 ओम का, यहां पे प्रतिरोध लगाया हमने 3 ओम का, ठीक है, और ये हमने लगा दी बैटरी और इसमें से धारा मान लीजिए 5 एम्पीयर की बह रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब 5 एम्पीयर का करंट इसमें प्रवाहित होगा और 5 एम्पीयर का करंट इसमें प्रवाहित होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 5 एम्पीयर का करंट इसमें प्रवाहित होगा और 5 एम्पीयर का करंट इसमें प्रवाहित होगा। अगर मान लीजिए हम इसी में 3 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दें तो अब बताइए कि अब करंट कितना प्रवाहित होगा। भाई ये तो हम बात मानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, लेकिन हम इसमें 5-5 एम्पीयर का प्रवाहित हो रहा था धारा, हमने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया तो बताइए क्या इसमें भी 5 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होगा? नहीं, इसमें 5 एम्पीयर का करंट प्रवाहित नहीं होगा। भाई जो भी धारा प्रवाहित होगा वो तीनों में समान प्रवाहित होगा, लेकिन अब पहले जो 5 एम्पीयर 2 प्रतिरोध के लगने से 5 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा था, तीसरा प्रतिरोध आ गया तो 5 एम्पीयर का धारा प्रवाहित नहीं होगा, 5 एम्पीयर से कम प्रवाहित होगा। यानी कि 4-4 हो सकता है, 4-4 एम्पीयर का तीनों में प्रवाहित हो सकता है, 3-3 एम्पीयर का तीनों में प्रवाहित हो, लेकिन 5 एम्पीयर का प्रवाहित नहीं होगा, 5 एम्पीयर से कम का प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब तीनों में धाराएं तो सेम होंगी, लेकिन अब 5 एम्पीयर नहीं होगी, 5 एम्पीयर से कम। चलिए ठीक, अब आते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम का मतलब एक प्रतिरोध मान लीजिए ये R1 है और ये मान लीजिए
R2 है और ये मान लीजिए R2, ये मान लीजिए R3 है, ये R3 है। हमने क्या किया, तीनों प्रतिरोधों के पहले वाले सिरे को आपस में जोड़ दिया, दूसरे वाले सिरे को आपस में जोड़ दिया और एक बैटरी, एक सेल लगा दी यहाँ पर, ठीक, एक सेल लगा दी और सेल का जो विद्युत वाहक बल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, V है। ध्यान से देखिएगा, यानी यहां से यहां तक किसी भी आवेश को, एकांक आवेश को यहां से, यानी कि पूरा यहां से यहां तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है, V है। कुल मिला के यहां इस दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य कितना है, V है। सभी प्रतिरोध इन दोनों बिंदुओं के बीच लगे हैं, तो इसका मतलब सभी प्रतिरोधों से होके यदि इस बिंदु पर जाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, सेम होगा, यानी एकांक आवेश पर किया गया कार्य यानी कि विभव क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी विभवांतर V होगा, इसमें भी विभवांतर V होगा और इसमें भी विभवांतर V होगा। यदि कोई बात न समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो V सभी में होगा। अब ध्यान से देखिए, अलग होगा तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे धारा I निकल रही है तो यहाँ पे हो जाएगी I1, यहाँ पे हो जाएगी I2, यहाँ पे हो जाएगी I3, यानी तीन भागों में धारा बढ़ जाएगी। सपोज देखिए पानी का नहर है, पानी यदि जा रहा है, तीन रास्ते हैं तो तीनों रास्तों में पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर O और R क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिर एक होकर यहाँ पर आ जाएगी, यानी जितनी धारा इस सेल से निकल रही है उतनी धारा सेल में वापस भी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा I है वो कैसे प्राप्त होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 से प्राप्त होगा, यानी कुल हमें जो बटा था आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो I क्या है, V अपॉन R होता है, I बराबर V अपॉन R, यानी भाई V इज इक्वल टू RI, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ हो जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ये जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 कुछ नहीं है बल्कि सेम ही है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। कहने का मतलब यहाँ कहीं तक न जाना है तो विभव क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सेम होगा। तो V अपॉन R1 यानी V हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, जब जैसे ही हम V कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बताइए जल्दी से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी समांतर क्रम में यदि हम जोड़ रहे हैं तो ओवरऑल प्रतिरोध कैसे मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जोड़ देंगे, जो भी आएगा हम उसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कितना प्रतिरोध काम कर रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर, कितना प्रतिरोध का प्रभाव है स्क्वायर में, ये हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम इसको जोड़ जाकर सीधा कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।